नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12th का एक टॉपिक है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण से संबंधित। आज की क्लास अपने इंग्लिश मीडियम में चलने वाली है। देखते हैं इंटरफेरेंस से संबंधित अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लाइट की एक फिनोमिना है। लाइट की एक फिनोमिना है जिसमें दो वेव एक दूसरे पे सुपरपोज होती है। when two waves are superposed on each other then a resultant wave is produced. This phenomena is called interference. इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। अब जरूरी क्या है कि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि जो सोर्स है ना, सोर्स, चाहे इंटरफेरेंस ध्वनि तरंगा को हो, चाहे इंटरफेरेंस किसी प्रकाश तरंगों का हो, इंटरफेरेंस दोनों ही कंडीशन में संभव है। ये एक इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर प्रकाश तरंगों का यानी लाइट वेव का अगर इंटरफेरेंस होता है तो उसके लिए सोर्स कैसे चाहिए? कोहेरेंट चाहिए, कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स जिनसे इमिट होने वाली या जिनसे चलने वाला जो रेडिएशन है उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो रहे। क्या जीरो रहे? फेज डिफरेंस। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स, ये लिख दो, इनकोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स। सबसे पहले हम लिख देंगे कि कोहेरेंट सोर्स की ही बात कर लेते हैं। पहले कोहेरेंट सोर्स क्या चीज है? The light source by which the waves are emitted. The phase difference between any two waves always remain, या तो कांस्टेंट रहे इनके बीच ये फेज डिफरेंस, या फिर जीरो रहे। एट एनी instant in the direction of propagation की डायरेक्शन में दो वेव के बीच फेज डिफरेंस है, या तो कांस्टेंट रहे या क्या रहे? जीरो रहे। तो वो सोर्स कहलाता है कोहेरेंट सोर्स। वास्तव में होता क्या है, एक समझने वाली बात यह है कि लाइट इमिट कैसे होती है, ये समझने वाली बात है। कोई भी एटम है, उसके अंदर क्या है? एनर्जी लेवल है। उसके अंदर क्या है? एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जैसे अंदर ये न्यूक्लियस, इसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस प्रकार के अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं। किसी टाइम किसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, अंदर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर के किसी ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है वो आउटर ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है उसके अंदर वाली ऑर्बिट में चला जाए, तो यहां इनका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड ही होता है। किसी प्रकार से एनर्जी लेके बाहर से, हो सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी ले ले, हो सकता है वो थर्मल एनर्जी ले ले, लाइट के कारण कोई एनर्जी बाहर से किसी प्रकार से वो एटम एनर्जी ले ले, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जो उसकी कक्षा में या इसके ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो जंप करके किसी आउटर ऑर्बिट में चला जाता है। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट में चला जाए जहाँ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा,
उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहाँ इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड। वापस इसके पश्चात पुनः ये अपनी ऑर्बिट में फिर आता है। जब ये अपनी ऑर्बिट में वापस आता है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी इमिट करता है। वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज की है, हमारे दृश्य क्षेत्र की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। कई बार हो सकता है अपने विजिबल रेंज की नहीं हो, अल्ट्रावायलेट रेंज की हो, माइक्रोवेव रेंज की हो, वो अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेन प्रोसेस यही है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब वापस आता है, तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब किसी भी सोर्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है उसमें असंख्य इनफाइनाइट एटम्स हैं। असंख्य मतलब बहुत सारे एटम्स हैं। सभी एटम्स ने अपनी अपनी एनर्जी ली। एनर्जी लेने से उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड, इसको 1 सेक भी बोलते हैं। 1 सेक टाइम भी बोलते हैं, SHK, जो हमने 11th में पढ़ा है। टाइम का सबसे छोटी यूनिट है ये। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वापस नीचे आएंगे, तो इनसे जो वेव जनरेट होगी या इनसे जो लाइट जनरेट होगी, इनका फेज एक जैसा नहीं है। एक जैसा का मतलब किसी का फेज आगे चल रहा है, कोई किसी अपने एंगल से वेव फॉर्म बना रहा है, कोई किसी प्रकार से वेव फॉर्म बना रहा है। तो ये प्रोसेस इनकोहेरेंट सोर्स की है। किसकी है? इसका मतलब दो फ्री कोई सोर्स होंगे वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। दो स्वतंत्र अगर हम लोग कोई सोर्स लेके चलें, जैसे दो बल्ब लिए, तो दो बल्ब कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। ये कोहेरेंट सोर्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनसे उत्सर्जित होने वाली, इनसे इमिट होने वाली जो वेव है, इनके बीच में फेज रहता है, एंगल रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता टाइम के साथ। डिस्टेंस के साथ हो सकता है कि एक बार उनका फेज सेम चले, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका फेज चेंज हो जाएगा। इसलिए दो स्वतंत्र या दो फ्री सोर्स अगर लेके चलें, तो उनका फेज या उनसे उत्सर्जित होने वाली जो वेव है, उनके बीच में फेज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन नेचर या इन जनरली ये कंडीशन लिख सकते हैं, generally two free sources are not a coherent source because the phase difference between the waves which are propagating, लिख सकते हो, propagating in same direction are not constant with distance भी कह सकते हो, विथ डिस्टेंस, और टाइम भी लिख सकते हो। टाइम के साथ उनका फेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसे सोर्स क्या कहलाते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं इनकोहेरेंट सोर्स, द सोर्स which have phase difference between waves are not constant with distance in the propagation direction are called incoherent source। are called incoherent source। अपन कहें कि कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएं, तो अपन कह सकते हैं कि
कोहेरेंट सोर्स कैसे अपन ऑब्टेन करें, तो हम कह सकते हैं कि टू आइडेंटिकल sources are not coherent source. Like two bulb are not coherent source. दो बल्ब है वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते, बिकॉज द phase difference between waves are not constant with time. To obtaining, इसका मतलब इसको ऑब्टेन कैसे करें? टू obtaining coherent source by the placing two slits in front of one source. दो स्लिट को एक किसी सोर्स के सामने रख दें तो हम एक कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये दो स्लिट है, यहां एक कोई सोर्स रख दिया हमने, तो इससे जो भी वेव फ्रंट जनरेट होगा वो S1 और S2 स्लिट पे एक जैसा इंसिडेंट होगा। इसकी इंटेंसिटी भी एक जैसी होगी, एम्पलीट्यूड भी एक जैसा होगा, सब चीजें एक जैसी होगी। तो यहां से जो भी वेव फ्रंट जनरेट होगा और यहां से भी जो भी वेव फ्रंट जनरेट होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगे, S1 और S2। तो किसी अपन कह सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी होंगे वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। लाइक कह सकते हैं, लाइक ए कर्टन CURTAIN, a curtain of two slits placed in front of the light source obtain coherent source। कोई एक सोर्स है लाइट का, उसके सामने अगर अपन लोग एक कर्टन रख दें, एक पर्दा रख दें जिसमें दो स्लिट लगी है, तो इससे प्राप्त अपने को दो कोहेरेंट सोर्स मिल जाएंगे। और इनसे उत्सर्जित, इनसे जो इमिट होने वाली जो वेव है, उनके बीच में फेज जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। भले ही इनके बीच फेज है पाई का रहे चाहे 2 पाई का रहे, किसी एक पॉइंट पर अगर वेव पैटर्न प्राप्त होगा अपने को, एक फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होगा, फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होगा, वो एक कंटिन्यूअस प्राप्त होगा, एक जैसा प्राप्त होगा। ये हमारा इसका कोहेरेंट सोर्स से संबंधित टिप्पणी है। हम कह सकते हैं कि इन लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। Like in laser, light is obtained highly intense and मोनोक्रोमेटिक भी कह सकते हो।
लेजर के अंदर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और एम्पलीट्यूड भी उसका ज़्यादा होगा और मोनोक्रोमेटिक भी होगी। ये लेजर की विशेषता है और लेजर लाइट जो है वो कोहेरेंट सोर्स से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकली अपन थोड़ा पढ़ते हैं कि कब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, कब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, इनके क्या क्या फार्मूले बनते हैं, ये सब चीजें अपने को देखनी। और अच्छे इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि सोर्स क्या हो, कोहेरेंट हो। तो नया हमारा टॉपिक आ जाएगा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। हम ये मान के चलते हैं कि दो वेव है, उनका डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं। लेट टू वेव्स हैव डिस्प्लेसमेंट। याद रखें, किसी भी लाइट का डिस्प्लेसमेंट हम इस प्रकार शो कर सकते हैं, जैसे ये y है, ये वेव है, इसका ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये इधर z डायरेक्शन कह सकते हो, इधर x एक्सिस कह सकते हो। तो कोई भी लाइट वेव है वो एक तो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडाइनल। लॉन्गिट्यूडाइनल में जैसे साउंड वेव है, ये लॉन्गिट्यूडाइनल नेचर की होती है। लॉन्गिट्यूडाइनल में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होता है। जैसे वेव इधर चल रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी इस प्रकार कंपन करते हुए आगे बढ़े, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल, अनुदैर्ध्य। ट्रांसवर्स का मतलब होता है मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, इधर मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसके परपेंडिकुलर रहे, यू रहे ऐसे, तो ये वाली नेचर कहलाती है ट्रांसवर्स नेचर। कौन सी नेचर है, ट्रांसवर्स। अब लाइट वेव जो है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और दोनों ही एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब नॉर्मली इधर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे जेड डायरेक्शन में, तो इधर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका सूत्र हमारे पास होगा। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाई डायरेक्शन में कितना है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक शब्द आता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को अपन ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए इससे डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे वाई डायरेक्शन में ये वेव वाइब्रेट कर रही है ऐसे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक गई, यहाँ तक, ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। ये हो सकता है माइनस डायरेक्शन में हो सकता है प्लस डायरेक्शन में हो। प्लस डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट। क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। और जो माइनस डायरेक्शन में ये फ्लक्चुएशन कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रॉट। क्या बोलते हैं, ट्रॉट। दूसरे शब्द भी है, इसको टू और इसको फ्रो भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। इसका दूसरे शब्द ये भी है, हिंदी में श्रृंग और गर्त। नीचे वाला ये जो भाग बन रहा है इसको बोलते हैं गर्त और ऊपर वाले को बोलते हैं श्रृंग। ट्रॉट मतलब गर्त और श्रृंग मतलब क्रिस्ट। कलंगी एक प्रकार की, मोर के ऊपर जो कलंगी होती है उसको अपने शब्दों में श्रृंग बोल देते हैं और अंग्रेजी में वैसे क्रिस्ट भी बोलते हैं उसको। तो अगर कहें कि
y का मान किसी एक वेव के लिए कितना है, तो मान लेते हैं पहली वेव है उसके लिए y1 है डिस्प्लेसमेंट और उसका एम्पलीट्यूड है a1। चूंकि ये वेव फॉर्म साइनोसुडल बनती है, साइन या कोसाइन फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी फॉर्म कैसी होती है, साइनोसुडल या कोसाइन फॉर्म में होती है। तो a1 साइन ओमेगा t ये किसी पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि दूसरी वेव, तो सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 दैट इज बिकम आ जाएगा a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। हो सकता है दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई हो। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये एक वेव चल रही है ऐसे, तो दूसरी वेव जरूरी थोड़ी है यहीं से शुरू हो सकता है यहां से शुरू हो जाए, यहां से हो जाएगा तो फेज डिफरेंस फाई का मान 0 है। यहां पर तो दोनों का 0 पर एक दूसरे के साथ फेज बन रहा है। फेज का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बजाय ऐसा हो जाए, एक वेव यूं चल रही है, दूसरी वेव जो है यहां जब ये 0 है तब दूसरी वेव मैक्सिमम हो जाए, यूं ऐसे ऐसे हो जाए। जब ये मैक्सिमम तब ये 0, जब ये मैक्सिमम तब ये 0, जब ये 0 पर तब ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम तब ये 0। इस प्रकार का, यानी कि इनके बीच में फेज कितना होगा, याद रखो इनके बीच फेज कितना हो गया। ये एक कंप्लीट एरिया यहां से यहां तक पाई का बनता है। कितना बनता है, पाई। तो पाई का हाफ है ये भाग, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई/2 आ गया। ऐसे ही फेज डिफरेंस के साथ साथ दो नाम अलग भी और हैं। एक तो होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है ना, यूं एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ है यहां तक, तो यहां आते आते इसने 2 पाई एंगल बना लिया, पाई इधर और पाई इधर। समझ में आ रही बात। एक होता है पाथ डिफरेंस, जिसकी बहुत चर्चा होगी आगे। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पाथ का मतलब होता है जैसे यहां दोनों के पाथ एक जैसे चल रहे हैं, यहां दोनों के पाथ एक जैसे नहीं है। वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, उस डिस्टेंस को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब वेव द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितनी कवर की गई, द डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब दो वेव है तो दोनों के बीच में इस वेवलेंथ के रेशियो में क्या चेंज आया। जैसे इसने अपना पाथ कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और यहाँ जाके एक आधा राउंड और फिर यहाँ जाके वापस ये यहाँ, यूँ समझो ये वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पर जाके इस नीचे वाली वेव का एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। और दूसरी कंडीशन का यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हो रहा है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना, ये इतना है डेल्टा, यानी ये वास्तव में यहां से शुरू होती हुई माननी चाहिए थी। यहां से अगर शुरू होती थी इसका एक राउंड यहां कंप्लीट हो जाता, तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस आ गया ना, ये कहलाता है डेल्टा एक्स। ऐसे ही एक होता है टाइम डिफरेंस, टी डी से, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन चीज है और इन तीनों चीजों का आपस में एक रिलेशन है। फेज डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई, या उसके मल्टीपल इंटीजर में आ सकता है। पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेमडा। टाइम डिफरेंस टी, अपने को पता है एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम जो लगता है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं। किसी वेव द्वारा वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है वो दैट इज टी। तो इसका रेशियो ये अपने आप में बराबर रहते हैं। अब किसी दो वेव के लिए अगर एक चीज दे रखी हो तो दूसरी निकाल सकते हो। ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र सूत्र हो गया हमारे लिए। सेमीकोलन में ऊपर लिख सकते हो इस सूत्र को। इसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, किसी भी वेव के लिए अगर एक चीज मिल जाए तो दूसरी चीज निकाल सकते हैं, अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मैथमेटिकली चलने जा रहे हैं, डेरिवेशन बहुत शानदार आने वाला है। अभी बहुत सी बातें सीखेंगे नई, कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये सारी बातें अभी सीखने वाले हैं अपन। शुरू करें, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने।
ठीक है, दो वेव लेके चले हम लोग और दोनों वेव का मैंने क्या लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। तो हमारे पास बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल वेव्स। जितनी भी तरंगे हैं उन सब का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर दो, वो परिणामी जो तरंग आती है उसका डिस्प्लेसमेंट है। अर्थात हम यूं मान के चलें कि एक वेव ये है, दूसरी वेव हमारे पास ये है, इस प्रकार मैंने कोई एक वेव बना दी दो, तो इनका जो भी रिजल्टेंट वेव आएगी, ये पहली वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 दैट इज a1 साइन ओमेगा टी, ये दूसरी वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 दैट इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आगे पीछे हैं दोनों का फेज, प्लस यार माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी फाई ले सकते हो। लेकिन इससे जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी, मान लो रिजल्टेंट वेव ऐसे ऐसे कुछ जनरेट होगी, मैं कुछ अल्टरनेटिव बना रहा हूं ऐसे, ये डॉटेड वाली जो है या रेड कलर वाली जो है वो रिजल्टेंट वेव है ऐसे कुछ। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2। याद रखो ये वेक्टर सम में आएगा इसका योग। शुरू करें अब, थोड़ा स्पीड से कर ले मामला। तो y1 का मान कितना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसका मान क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको खोल दो आप साइन ओमेगा टी वाले को, y दैट इज बिकम a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 बाहर पड़ा है साइन a कॉस b का सूत्र लगाओ, साइन a की जगह आ गया ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस b का मतलब क्या हो गया कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, ये सूत्र बन गया हमारे पास। हमने कहाँ यूज किया इसको, यहाँ यूज किया है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये आंसर आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। याद करो यहाँ ओमेगा टी वाले हैं, यहाँ भी ओमेगा टी वाले हैं, इनमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ जाएगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ a1 बच गया, इधर a2 कॉस फाई बच गया और साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, प्लस यहाँ पड़ा है a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखो आगे ये कॉस साइन फाई है। अब कुछ कंसीडरेशन, ये तो परिणामी वेव का आ गया, लेकिन इसमें हमने ना ही तो रिजल्टेंट वेव का कोई फेज देखा, परिणामी तरंग का फेज कितना होगा ये हमें पता ही नहीं है। ये ओमेगा टी जो ले रहे हैं ना, ये पहली वेव का फेज है, फेज डिफरेंस नहीं कह रहा, यानी ये इस कला से यूं मुड़ रही है। दूसरी वेव है उसमें ओमेगा टी में फाई जुड़ गया या घट गया, तो दोनों वेव या तो यूं चल रही है या यूं आगे पीछे चल रही है, कोई इनका फेज है। लेकिन इन दोनों से जो परिणामी तरंग बनी उसका फेज क्या बनेगा, वो मान लेता हूं थीटा है, उसका एंगल कितना है थीटा है। तो मैं यहाँ कंसिडरेशन ले लेता हूँ वापस थोड़ा सा, इन सब को ले लेता हूँ कि a1 प्लस a2 को कोस फाई, ये मैं जब कोस आ रहा है ना तो यहाँ कैपिटल A एम्पलीट्यूड मान लिया परिणामी तरंग का, इनटू आ जाएगा कोस थीटा ले लेता हूँ। परिणामी यानी रिजल्टेंट जो वेव है उसका फेज मैंने थीटा मान लिया और उसका एम्पलीट्यूड कितना मान लिया A, ये कंसीडरेशन में ले लिया मैंने। और नेक्स्ट जो यहाँ a2 कोस ओमेगा टी की जगह साइन फाई गुणा में आ रहा है, इसको और हटा दो, तो a2 साइन फाई जो है इसको लिख दिया कैपिटल A साइन थीटा। बड़ी काम की इक्वेशन आ गई हमारे पास।
सारा खेल इन दोनों का ही है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए तो समीकरण 2 और 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो। परिणामी तरंग का एम्पलीट्यूड चाहिए तो समीकरण 2 और 3 का, और अगर रिजल्टेंट वेव का फेज चाहिए, कला, तो इन दोनों का भाग दे दो, 3 में 2 का भाग दे दो तो tan थीटा आ जाएगा, दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है, ये वाले मान वापस रख दो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव दैट इज y। यहां क्या रख सकते हैं इसकी जगह भाई, a cos थीटा इंटू क्या है साइन ओमेगा टी, प्लस यहां क्या रख सकते हैं कैपिटल A cos ओमेगा टी। चलो पहले cos ओमेगा टी लिख देते और इंटू हो जाएगा साइन थीटा। याद करो वे सूत्र वापस वही बन गया, साइन ए cos b cos ए साइन बी। ये तो आगे पीछे कैसे ही लिखो, साइन ओमेगा पहले लिख के cos थीटा बाद में लिख दो। तो डिस्प्लेसमेंट y आ जाएगा, a बाहर रह गया, साइन ओमेगा टी प्लस आ जाएगा थीटा। ये परिणामी तरंग का डिस्प्लेसमेंट का सूत्र है। परिणामी तरंग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का सूत्र है। ठीक है, हमें चाहिए अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, a का मान चाहिए, तो हम कह देंगे for amplitude of resultant wave squaring the equation 2 and 3 and adding, या ऐड कह दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को। पहली इक्वेशन दी 2 नंबर का स्क्वायर करो तो यहां आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इधर आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, प्लस इधर आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसका स्क्वायर करो तो अच्छा फाई नहीं है थीटा है, एंगल कितना है यहाँ पर थीटा है, वेरी गुड। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलो, दिया जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर पहले आ गया, प्लस ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर, इसमें ए स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंदर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, बार बार वो फाई माइंड में आ जाता है, थीटा, ब्लंडर मिस्टेक हो रही है। तो अब क्या रह गया भाई, आप ध्यान से देखो, a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इनको भी पास पास ले लो। तो a1 का स्क्वायर यहाँ a2 का स्क्वायर बाहर निकाल दो, इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस ये दूसरा आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई, यहां केवल a स्क्वायर बच गया, इसका मान 1 हो गया। कोस स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी 1 हो गया। तो यह आ जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, दैट इज किसके इक्वल आ गया भाई ए स्क्वायर के। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ए का मान क्या आ जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड ए का मान क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, ये रूट में आ जाएगा सारा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। बहुत शानदार सूत्र आ गया हमारे पास। ये समीकरण नंबर आप जो भी देना चाहो, 4 दे दो, ये 5 दे दो, काम आएगी ये इक्वेशन। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। अब इंटेंसिटी और देख लो,
फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, अभी अपन ने कंडीशन कुछ नहीं लगाई है, अभी इससे कुछ नहीं पूछा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए केवल फाई का मान बदलना है। कंस्ट्रक्टिव के लिए तो क्या होता है 2n पाई, 2n पाई यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे। और डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई, विषम मल्टीपल इंटीजर होता है, ऑड मल्टीपल इंटीजर होता है पाई का। तो इंटेंसिटी के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। इंटेंसिटी किसी भी वेव की होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वेरी गुड। तो अपन ने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी यानी आई, ये प्रोपोर्शनल टू किसके है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट के। तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। बात नहीं बेटा। तो इंटेंसिटी आई का सूत्र आ गया के ए स्क्वायर। के ए स्क्वायर का सूत्र हमारे पास क्या है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। अरे हमें पता है a का मान होता है रूट ऑफ समथिंग, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से। इक्वेशन नंबर 4-5 दे रखी है मैंने कोई, इसको अंदर भेजो। तो के a1 का स्क्वायर के a2 का स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाई। याद करो ये तो I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, लेकिन यहां क्या लिखे इसलिए k को मैं दो भागों में तोड़ देता हूं। यह आ जाएगा के a1 का स्क्वायर के a2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट के लिख देता हूं और रूट के वापस a2 इंटू कॉस फाई। अब रूट के ये जो लिखा है ना a1, ये हो जाएगा इंटेंसिटी का रूट। कैसे भाई, क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू है के ए स्क्वायर। तो हम अगर लिखें ए का स्क्वायर हटाना चाहें तो यहाँ इसका रूट हो जाएगा, इधर इसका रूट हो जाएगा। इसका मतलब रूट ऑफ के ए लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ आई के। रूट हटा के देखो, दोनों के रूट उठाएंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा वापस। तो फाइनली इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कितनी आएगी भाई, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कितनी आएगी, यस ये तो आ जाएगा I1, ये आ जाएगा I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू आ जाएगा cos फाई। बड़े शानदार सूत्र आ गए आपके पास, याद रखो इसको। आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड जो है उसका सूत्र है रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। सब खेल किसका है, फेज डिफरेंस का है, फाई का लेना देना है सबका सब। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में जैसे ही आप कंडीशन लगाओगे ये मान आ जाएंगे इनके, ठीक है। एक इसमें बात अपन भूल गए, फेज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव ये कितनी आएगी भाई, फेज एंगल अपने को पता है कितना होता है, थीटा। रिजल्टेंट वेव का फेज एंगल अपने थीटा माना है। तो इक्वेशन 1 में 2 में 1 का भाग दे दो, 2 1 3, 3 में 2 का भाग दे दो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 किससे भाई, 2 से। ध्यान से देखो हमारे पास 3 में है a साइन थीटा डिवाइड बाई 2 में है a कॉस थीटा। a साइन थीटा की जगह है a2 साइन फाई
और ए cos थीटा की जगह है a1 प्लस a2 cos फाई। यस, ए से कैंसिल, साइन थीटा बटा cos थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा में ये सूत्र आ जाएगा भाई, a2 साइन फाई डिवाइड बाई आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई। इसमें अगर अपने को फेज चाहिए, फेज दैट इज थीटा, तो वो आ जाएगा टेन इनवर्स, यहां लिख दो a2 साइन फाई a1 प्लस a2 cos फाई। ये रिजल्टेंट वेव का फेज एंगल है, फेज डिफरेंस नहीं है, फेज एंगल। डिफरेंस तो किसके साथ होगा, एक ही वेव बनती है। जैसे दो टॉर्च एक साथ जलाएं तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है, लेकिन उनसे एक रिजल्टेंट वेव तो बनेगी। फ्रिंज पैटर्न अच्छा नहीं बने लेकिन वेव तो है, इंटरफेरेंस तो करेगी वो। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस का मैथमेटिकली एनालिसिस। अब अपन इसमें कंडीशन लगा देते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंडीशन क्या लगाएं, देखो यहां लगा देते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है फाई, उसका मान होता है 2 पाई 4 पाई सो ऑन 2n पाई। ये फेज डिफरेंस होता है। और अगर ये फेज डिफरेंस है तो इसके लिए हमें फार्मूले तो दोनों में क्या है, कोस फाई है, इंटेंसिटी में भी कोस फाई है और फेज में भी कोस फाई है। तो कोस 2n पाई का आ जाएगा मान 1 प्लस 1 आएगा। 2n पाई का मान क्या आएगा, प्लस 1। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ, देन लिख सकते हो, देन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ए का मान रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2n पाई, और cos 2n पाई का मान 1 होता है। तो फाइनली उत्तर क्या बन गया, ये a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बन गया। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस a2। तो याद रखो बच्चों, ये कंडीशन आ गई हमारे पास किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, दोनों वेव के योग के बराबर है। हेंस इन कंस्ट्रक्टिव interference the amplitude of resultant wave is the sum of amplitude of both waves। दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के योग के बराबर है इसका मान। इधर वाला मिटा दूं ये। अब इंटेंसिटी देख लेते हैं इसकी। Now intensity of resultant wave in constructive interference कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, आई। सूत्र तो वही लगना है, cos 2n पाई का मान 1 आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव में तो फाई का मान 2n पाई होता है।
2n पाई का मान 1, तो i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2। इसको अगर आप ढंग से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, √i1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, √i2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो, प्लस 2√i1 √i2 लिख सकते हो। ये वास्तव में किसका होल स्क्वायर है भाई, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो दोनों वेव की इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के एडिशन का स्क्वायर है। तीव्रता जो है वो दोनों वेव की जो इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर रूट का एडिशन का स्क्वायर है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोहेरेंट सोर्स होते तो यहां लिख सकते हैं अपन लोग, हेंस द इंटेंसिटी of resultant wave is equal to the square of sum of square root of intensity of both wave। कितनी बार ऑफ आया यूज देखो, 1 2 3 of both waves। अब लिख देते हैं कि if both sources are coherent source, दोनों सोर्स कैसे हो, कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जरूरी है कि A1 है वो A2 के बराबर हो, मान लेते हैं ये A0 के बराबर है। दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होने चाहिए, बराबर। कोहेरेंट का मतलब एक ही सोर्स के तो दो भाग हैं। ऐसी कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो आएगा ना रिजल्टेंट वेव का वो मैक्सिमम होगा, दैट इज आएगा A1 प्लस A2 दैट्स बिकम 2A0। मतलब 2 गुना बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड। कितना बढ़ जाता है, इट इज डबल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव। और इंटेंसिटी कितनी आ जाती है भाई, चेक करो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो जाती है I1 बराबर I2 बराबर I नॉट मान लेते हैं, तो वो आ जाएगी I मैक्सिमम रूट ऑफ I नॉट प्लस रूट ऑफ I नॉट का होल स्क्वायर। ये इसमें सूत्र लगा दो, I1 की जगह भी I नॉट, I2 की जगह भी I नॉट, फाइनली आ जाएगा 2√I नॉट उसका होल स्क्वायर, फाइनली उत्तर आ जाएगा 4I नॉट। I नॉट मतलब दोनों की जो वेव की इंटेंसिटी है वो है, तो ये 4 गुना बढ़ गई। देखो कोहेरेंट सोर्स होते ही इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई, एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ गया। अब कंडीशन किसके लिए लगा देंगे, सेकंड कंडीशन लगा देंगे। किसके लिए लगाएंगे शाबाश, यहीं इसी में एडिट कर दूं सारा कुछ, ये लिख लो पहले जो लिखने वाले हो। तो इसके बाद अपन देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर सेकंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना चाहिए भाई, फेज डिफरेंस फाई का मान चाहिए 2n-1 इंटू पाई। एन का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब एक रखेंगे 2 - 1 केवल पाई बच जाएगा। पाई हो 3 पाई हो 5 पाई हो 7, विषम संख्या में ओड डिजिट्स में नंबर आए पाई के मल्टीपल में, तो ऐसी कंडीशन में cos
2n-1 इंटू पाई का मान कितना आएगा? -1 आएगा। तो फिर हम कह देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का मान कितना आएगा? a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 2n-1 इंटू क्या आ जाएगा? पाई। अगर ये कंडीशन आती है तो रिजल्टेंट वेव के लिए a का मान मिनिमम होगा जाए। कैसे होगा मिनिमम? क्योंकि इसमें ये मान -1 हो जाएगा, -2a1 a2 हो गया। और ये सूत्र किसका आ रहा है? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का रूट होल स्क्वायर से उड़ जाएगा, तो मिनिमम आ जाएगा a1 माइनस a2। ये आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां परिणामी तरंग की जो एम्पलीट्यूड है वो a1 माइनस a2 आएगा। हेंस द amplitude of resultant wave is the difference of amplitude of the both wave। दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आएगा। सिमिलरली फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी आ जाएगा आई मिनिमम कह देंगे। ये क्या सूत्र आना चाहिए हमारे पास? I1 प्लस I2 माइनस आ जाएगा 2√I1 I2, क्योंकि सूत्र में cos फाई है, cos फाई की जगह 2n-1 ये पाई रखेंगे तो इसका मान -1 आएगा। ये फाइनली उत्तर क्या बन जाएगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये मिनिमम आएगा इसका एम्पलीट्यूड। कौन सा सोर्स लेके चले? अगर सोर्स दोनों कोहेरेंट होते, इफ द सोर्सेज आर कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स में हमें पता है a1 बराबर a2 होता है बराबर a0, तो एम्पलीट्यूड तो हो जाएगा a मिनिमम का मान 0, ये 0 ही आएगा इससे तो। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज बिकम I0 मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब परिणामी तरंग में जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां अंधेरा होगा, काली फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ये तो था हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस में केवल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? हेंस देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डार्क फ्रिंज टू ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज टू ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां क्या हो रहा है? डार्क, और जहां कंस्ट्रक्टिव है वहां। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इंटरफेरेंस इज ए एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब अगर हम कोई एक इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, या तो एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी ऐसे।
और डार्क फ्रिंज में तो इंटेंसिटी क्या है 0, और जहां ब्राइट फ्रिंज है वहां इंटेंसिटी क्या है 4 टाइम ऑफ I0 है। ठीक है, जहां जहां डार्क फ्रिंज बन रही है वहां क्या आएगा, वहां आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे ही इधर आ जाएगा माइनस पाई, -3 पाई। ये फेज है इन पॉइंट्स पर। जहां मैक्सिमम है इंटेंसिटी वहां क्या आना चाहिए भाई, ये 0, इधर आ जाना चाहिए 2 पाई माइनस का, इधर क्या आ जाना चाहिए 4 पाई। जहां ये मिनिमम है उसकी जगह आ जाएगा -5 पाई, ये माइनस क्या आएंगे सारे। इधर जो मैक्सिमम है यहाँ क्या आएगा 2 पाई, पाई के बाद 2 पाई, फिर 3 पाई, बाद में क्या आएगा 4 पाई। ये फेज फाई के साथ और इंटेंसिटी आई का ग्राफ है, बना सकते हो आप ऐसे। तो आज की